हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू आईएएस सेंट्रल ऐप। दोस्तों, आज हम यहाँ पे हमारे ओपन सीक्रेट कोर्स 2023 का एक सैम्पल लेक्चर एंड सैम्पल पीडीएफ देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो मेथड है न्यूज़ को कवर करने का हिस्ट्री के लिए, यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए, वो क्या है। आप देखेंगे कि कैसे हम न्यूज़ को सेग्रीगेट करते हैं, कैसे हमारे सॉर्टेड टॉपिक्स होते हैं पिछली 3 साल के। आप देखेंगे कि हम न्यूज़ को अलग ही तरीके से टोटली यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बिल्कुल एग्जामिनर की जो यूपीएससी की जो डिमांड है उसके हिसाब से। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कौन सा टॉपिक न्यूज़ में है, वो क्यों न्यूज़ में है, वाई इन न्यूज़, कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी है पिछले 3 सालों में। फ्रीक्वेंसी के बाद हम बताएंगे उसकी इंपॉर्टेंस। देन हम पूरा वो टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे जो भी न्यूज़ में है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। फिर हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे पिछली कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे समझेंगे कि वो किस प्रकार के थे। नाउ ये जो हमारा कोर्स है ये है 300 प्लस सॉर्टेड एंड अनडिस्कस्ड हिस्ट्री करंट अफेयर्स फॉर 24 to 30 एक्स्ट्रा मार्क्स। ये वो करंट अफेयर्स हैं जिनमें से 10% शायद आपको किसी मैगजीन में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के 90% आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये सॉर्टेड हैं पिछली 3 साल के। कहाँ से? पिछले 3 साल के जो टॉपिक हैं ये मई 2020 से लेके मई 2023 का जो पूरा स्पैन है 3 साल का, उसको कवर करते हैं। 4 बेस्ट न्यूज़पेपर्स की यहाँ पे पूरी डीप रिसर्च की गई है। 5 टॉप वेबसाइट्स जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती भी है, और जो सबसे बेस्ट हमारे लिए सोर्स भी है हिस्ट्री के करंट अफेयर्स के लिए, वो हमने पूरी तरीके से कवर की है। एंड 2 मैगजीन्स, 2 ऐसी मैगजीन जहां से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली जो हिस्ट्री को अच्छे से कवर करते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देन रेट्रोस्पेक्टेड फ्रॉम 14 बेस्ट हिस्ट्री बुक्स, जो हमारी 14 टॉप बेस्ट हिस्ट्री बुक्स हैं जिनमें से कईयों का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा एज एन एस्पिरेंट, वो भी हमने वहाँ उनको रेफर किया है इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस सैम्पल लेक्चर को और समझते हैं क्या हमारा मेथड है इस कोर्स में, वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने जो टॉपिक है वो है व्हाट इन न्यूज़। डिड द क्वीन ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर की रानी थी, वो यहाँ पे न्यूज़ में है। क्यों है न्यूज़ में? वाई इन न्यूज़? सी मूवी ऑन हर, उनके बारे में एक मूवी बन रही है काफ़ी बड़े प्रोडक्शन हाउस से। देन मिडिवल इंडियाज क्वींस करके काफ़ी सारे मिडिवल और एंशियंट जो इंडियन क्वींस हैं उनके ऊपर आर्टिकल छपे हैं पिछली 3 साल में, इवन एडिटोरियल्स भी छपे हुए हैं। डिस्कस्ड इन 2 न्यूली लॉन्च्ड बुक्स, एक डेडिकेटेड बुक्स उनसे रिलेटेड लॉन्च हुई है हाल ही में, और किसी और एक न्यूली लॉन्च बुक्स में भी उन बुक में उनका काफ़ी अच्छे से जिक्र किया गया है। स्पेशल आर्टिकल्स उनके बारे में छपे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है न्यूज़ में दोस्तों? 18 से भी ज़्यादा बार पिछली 3 साल में ये न्यूज़ में रही हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी इन एग्जाम वेरी वेरी हाई, ये हम आपको बताएंगे क्या प्रोबेबिलिटी है किसी भी टॉपिक की एग्जाम में आने की, और हम आपको ये भी बताएंगे किन 3 या 4 तरीकों से यूपीएससी किन मुद्दों के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पावरफुल वुमेन रूलर सिंस ओल्ड टाइम्स, तो ये अपने आप में काफ़ी यूनिक टॉपिक होता है। वुमेन एम्पावरमेंट और इमेंसिपेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब ऐसे आर्टिकल छपते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी सारी ऐसी उस समय पे पराक्रमी महिलाएं हुआ करती थी पुराने टाइम में। नाउ सी द न्यूज़। सी दीदा, ऑल्सो नोन एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर, द विच क्वीन। नाउ कैथरीन ऑफ कश्मीर इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रुथलेस थी और मर्सीलेस थी, और कैथरीन जो है वो ग्रेट रशिया की जो एक क्वीन हुआ करती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा रुथलेस थी, तो उन्हीं से इनको कंपेयर करके इनको भी बोल दिया जाता है कि कैथरीन ऑफ कश्मीर। वो थी कैथरीन ऑफ ग्रेट रशिया, ये है कैथरीन ऑफ कश्मीर। विच क्वीन इनको बोल दिया जाता है दोस्तों? होता क्या है कि ये वो समय था आज से 1000 साल पहले का करीब करीब, जब यहाँ पे महिलाएं आमतौर पे राज नहीं किया करती थी। हुआ क्या कि इनके पैर में कुछ डिसेबिलिटी भी थी। दूसरी बात, क्योंकि ये वुमेन रूलर थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी उस समय पे, और काफ़ी सारे ये अपने अलग अलग तरीक़ों से लोगों को पराजित किया करती थी। जो इनके नोबल्स होते थे, मिनिस्टर होते थे, जो भी इनके खिलाफ कुछ भी गलत बोलते थे, तो ये यहाँ पे लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये कोई यहाँ पे जादू करती है और इसलिए राज कर पा रही है, तो इनको यहाँ पे विच क्वीन के नाम से भी मतलब कि बोला जाने लगा। इनका जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा मर्सीलेस और काफ़ी ज़्यादा रुथलेस था, और ये एक पावरफुल रूलर थी उस समय की। ठीक है। ये इन्होंने कश्मीर को कब रूल किया? इनका जो टाइम पीरियड था वो था 980 CE टू 1003 CE, मतलब कि 23 ईयर्स का अराउंड इनका यहाँ पे टोटल रूलिंग पीरियड था।
नाउ ये टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, जिस पे शायद पूछा ही जाएगा। जो यहाँ पे महमूद ऑफ गजनी है, क्या उन्होंने इनके टाइम पीरियड पे जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वहाँ से कोई हमला किया था? तो इनके समय पे कोई भी हमला नहीं हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वो हमले इनसे इनकी डेथ होने के 10-12 साल बाद और जो इनके सक्सेसर रूलर हुए थे उनके टाइम पे किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, पहला पॉइंट। दूसरा, शी फर्स्ट एक्टेड एज रीजेंट। शुरू में इन्होंने एक रीजेंट के तौर पे, रीजेंट क्या होता है? जब कोई इनकैपेसिटी होती है किसी रूलर की एज के चलते हुए, या उसको कोई प्रॉब्लम है, वो रूल नहीं कर पा रहा है, वो शासन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह पे उससे रिलेटेड ही कोई इंसान राजकाज को संभालता है, जिसको राज प्रतिनिधि भी बोलते हैं। तो इन्होंने एज आ रीजेंट के तौर पे इनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनकी डेथ के बाद अपने बच्चों के लिए रीजेंट के तौर पे, फिर अपने जो इनके पोते थे उनके रीजेंट के तौर पे इन्होंने काम किया कुछ सालों तक, 958 सीई टू 980 सीई। और इसके बाद ये यहाँ पे सोल रूलर और मोनार्क बन गई बाद में चलते हुए। नाउ मोस्ट नॉलेज जो इनसे रिलेटेड हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से। नाउ क्वेश्चन अब इसके ऊपर भी आ सकता है, राजतरंगिणी से रिलेटेड इनके ऊपर कई तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो भी। राजतरंगिणी क्या है? ये एक सबसे ज़्यादा बेस्ट, या फिर कह लीजिए हमारे इंडिया की फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल मानी जाती है, कि एक हिस्ट्री की प्रॉपर लिखी हुई बुक जो हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, या जो कश्मीर का पार्ट है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताती है। किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी को पता ही होगा, कल्हन के द्वारा, जो इसके ऑथर थे। और कब लिखी गई है? ये मिड 12th जो सेंचुरी थी, हमारा 1140s का जो टाइम था, उसमें ये लिखी गई है। इसको भी आपको याद रखना है। नाउ राजतरंगिणी का जो इनका डिस्क्रिप्शन है वो क्या कहती है? 12th सेंचुरी में राजतरंगिणी बताती है कि टोटल 3 वुमेन रूलर्स हुई यहाँ पे कश्मीर में। वो कौन थी? इसके ऊपर क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा। पहली थी यशोवती ऑफ गोनंदा डायनेस्टी, ठीक है। ये बहुत पुरानी बात है, ये कृष्ण भगवान के टाइम की बात बताई जाती है, जो इस बुक में कवर की गई है, कि जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने खुद यहाँ पे ये जो यशोवती थी, इनको यहाँ पे ये इनको रूल दिया था, इनको ये राज्य दिया था कि आप यहाँ पे राज कीजिए। तो ये बहुत पुरानी टाइम है, एंशिएंट टाइम्स की। देन उसके बाद सुगंधा ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, इसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुगंधा थी उन्होंने जस्ट दीदा से 100 ईयर्स पहले रूल किया है, अप्रोक्स 100 ईयर्स पहले, ठीक है। यहाँ पे जो दीदा है ये है यहाँ पे यशाशकरा डायनेस्टी की। तो तीनों की डायनेस्टी आपको पता चल गई। जो यशोवती है उनकी डायनेस्टी है गोनंदा, यहाँ पे जो हमारी सुगंधा है उनकी डायनेस्टी है उत्पाला, और जो हमारी दीदा है जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उनकी जो डायनेस्टी है वो है यशाशकरा डायनेस्टी। ओके, नाउ डायनेस्टी आपको पता है। अब जो दीदा टर्म है इसका मीनिंग क्या है? आपने कई बार मूवीज में भी सुना होगा, दीदा का मतलब होता है बड़ी बहन, ठीक है। तो कश्मीरी पंडित इस टर्म को काफ़ी ज़्यादा यूज भी करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इन तीनों के ऊपर ही, कि इनमें से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा 3-4 आपको नाम बताए जाएंगे, 4 नाम आपको बता दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी यहाँ पे कश्मीर की क्वीन रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने के हैवी चांसेस हैं, ये आपको याद रखना है। देन कल्हन जो हैं वो रेफर करते हैं दीदा को, कि उन्होंने काफ़ी सारे टाउन्स और टेम्पल्स को फाउंड किया, बनवाया, और मोनास्ट्रीज को, जिसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे टाउन ऑफ दीदापुरा जो इन्हीं के नाम पे है, देन कनकनपुरा, और तीसरा यहाँ पे एक जो टेम्पल है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दीदाश्वामिन टेम्पल। तो ये आपको याद रखनी है, दीदाश्वामिन टेम्पल से रिलेटेड में भी कुछ आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अमंग द ईस्टर्न चालुक्यास, अब यहाँ पे ये कहाँ से आ गया? चालुक्य डायनेस्टी, ये कहाँ से आई? तो जो चालुक्य डायनेस्टी की क्वीन है इनका नाम है विजयमा देवी। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने भी रूल किया जब इनके हस्बैंड चंद्रादित्य की डेथ हो गई थी उसके बाद, लेकिन इन्होंने रूल कब किया? इन्होंने किया मिड 6th सेंचुरी के आसपास में। तो ये इनसे काफ़ी ज़्यादा पहले थी, करीब 300-400 साल पहले। मैं बताऊंगा इनके ऊपर क्वेश्चन क्यों आएगा। फिर है रुद्रमा देवी ऑफ काकातिया डायनेस्टी, वॉज अ 13th सेंचुरी काकातिया क्वीन ऑफ आंध्रा हु सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑन बीइंग नॉमिनेटेड बाय हर फादर। ये रही 13th सेंचुरी में।
इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ये है कि ये जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन है ना, ये सारी की सारी उपिंदर सिंह पे जो बुक है हमारी, उसके सीधे एक पेज के ऊपर दी है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में दी हुई है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस। और जो ऐसी कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है, हमने अपनी पिछली कुछ सालों की रिसर्चेज में पाया है कि उसी के ऊपर, उसी के अराउंड एक क्वेश्चन बिल्ड किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकते हैं। कैथरीन ऑफ कश्मीर क्यों बोला जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। कैथरीन ऑफ द ग्रेट रशिया जो क्वीन थी, उनसे रिलेटेड इनको, मतलब उनसे कंपेयर किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया इन सारी क्वींस के बारे में, ये कश्मीर की क्वींस थी, नाम याद रखना, यशोवती, सुगंधा एंड हमारी यहाँ पे दीदा। इनका टाइम पीरियड याद रखना, क्रोनोलॉजी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो दीदा है वो उन्होंने लास्ट में रूल किया सबसे, सुगंधा बीच में थी, दीदा से जस्ट 100 साल पहले, और जो यशोवती है वो पुराने काफी ज्यादा एंशिएंट टाइम में थी। ठीक है, देन मैंने आपको यहाँ पे जो रुद्रमा देवी है और जो यहाँ पे विजयमा देवी है, इनके बारे में भी बता दिया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। नाउ सिमिलर क्वेश्चन इन पास्ट में क्या कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं? देखिए, पहली बात तो रूलर्स की डायनेस्टीज से रिलेटेड, उन्होंने कब राज किया और उनकी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन तो आते ही हैं हर साल। इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखते हो, सिमिलर क्वेश्चन वॉज मेड लास्ट ईयर। अगर आप देखते हो 2022 में, तो जो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारा किंग थे भोजा, उनके अराउंड एक क्वेश्चन बनाया गया और आपसे पूछा गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसमें चंदेला डायनेस्टी भी इंक्लूड की गई और आपकी पूरी जो नन्नुका थे, जया शक्ति थे, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। देन उसके बाद यहाँ पे जो हर्षवर्धन किंग है 2021 में, उनसे रिलेटेड पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनाया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली आ सकता। नाउ अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है सेंट अगस्त्या के बारे में। अगस्त्य मुनि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उनके बारे में काफी एक यूनिक न्यूज है, वो आपको जानने को मिलेगी। क्यों है ये न्यूज में? पीएम मोदी ने यहाँ पे एक बलि यात्रा करके, काफी बड़ा एक ट्रेड फेयर होता है, एक फेस्टिवल होता है उड़ीसा में, उसके बारे में बात की और उस बलि यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने यहाँ पे अगस्त्य मुनि को मेंशन किया। अगर आपको याद हो, पास्ट कुछ ईयर्स में प्रधानमंत्री जो मोदी जो है, उनके द्वारा कई बार ऐसे हिस्टोरिकल टर्म्स का यूज किया गया, जैसे योग वशिष्ठा, तो उनके ऊपर पिछली बार क्वेश्चन आ गया। पीएम से रिलेटेड कोई भी जब ऐसी चीजें होती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उस पर क्वेश्चन आता है। जैसे कि पिछली बार उन्होंने यहाँ पे जो रामानुजा है, हमारे रामानुजाचार्य, उनका जो स्टैचू है उसका एक उद्घाटन किया था, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया पिछली ही साल, है ना। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब पार्लियामेंट में अगर किसी हिस्टोरिकल चीज पर डिस्कशन हो जाए तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में, अगस्त्य मुनि के बारे में। इससे रिलेटेड और भी काफी सारे आर्टिकल है, वेरियस आर्टिकल्स पिछली 3 साल में इनके बारे में छपे हैं। तीसरी बात, संगम जो लिटरेचर है और जो संगम हमारी यहाँ पे असेंबली हुआ करती थी, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल छपे हैं और वो इनसे, सेंट अगस्त्या से संगम लिटरेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको आज डिस्कस करके बताऊंगा। 30 से भी ज़्यादा बार ये पिछली 3 साल में न्यूज़ में रहे हैं सेंट अगस्त्या। प्रोबेबिलिटी इन एग्जाम हाईएस्ट है, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिया इंडोनेशिया का जो 1000 ईयर्स ओल्ड मैरीटाइम टाइज है, जो समुद्री रस्तों के जरिए उनकी जो टाइज बनी हुई है शुरू के टाइम से, पुराने समय से, उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा क्या है? उड़ीसा की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लंबी है। वहाँ पे पुराने टाइम से ही काफ़ी सारे बंदरगाह रहे हैं। आपने नाम सुना होगा ताम्रलिप्ति का, जो कि एक एंशिएंट पोर्ट है, कि कैसे वहाँ से पूरा जो आपका नीचे का जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ से लोग नाव में आते थे और फिर वो अपना सारा सामान अनलोड या लोड करते थे ताम्रलिप्ति पे, और फिर वो रिवर रूट्स के जरिए पूरे इंडिया में पहुँचाया जाता था। तो उड़ीसा इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। सो एंशिएंट ट्रेड लिंक्स जो है उड़ीसा के साउथ ईस्ट एशिया या जो ये रीजन है उसके साथ, जैसे कि जावा, सुमात्रा, बाली, जिनको यहाँ पे, जो कि पार्ट ऑफ इंडोनेशिया है, और यहाँ पे इनको स्वर्ण द्वीपा के नाम से भी पुराने टाइम पे मेंशन किया गया है। तो उनको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल एक फेयर के तौर पे, जिसका नाम है बलि यात्रा या फिर बाली यात्रा। अगर हम इसको करेक्टली प्रोनाउंस करें तो बाली मतलब कि जो इंडोनेशिया में है, बाली यात्रा या फिर यात्रा। ओके, पीएम मोदी सेड एज मच इन हिज एड्रेस एट बाली। उन्होंने क्या कहा कि जो अगस्त्य मुनि हैं वो यहाँ पे रिवर्ड हिंदू सेंट है। रिवर्ड का मतलब होता है श्रद्धेय, जिनको बहुत ज्यादा माना जाता है। एक ऐसे हिंदू सेंट है, कहाँ पे? इंपॉर्टेंट फिगर इवन इन जैवनीज हिंदुइज्म। तो जो ये जैवनीज हिंदुइज्म है, इसके अंदर भी उनको काफी ज्यादा श्रद्धेय माना गया है।
नाउ बलि यात्रा के बारे में मैं आपको अगर और थोड़ा सा विस्तार से बताऊं तो जो हमारे उड़ीसा के या कटक के जो पुराने रिलेशन रहे हैं इंडोनेशियन या फिर जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड है एंशियंट टाइम से, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये एक फेस्टिवल बनाया जाता है। ये एक काफ़ी बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट या लार्जेस्ट जिसको बोल सकते हैं वर्ल्ड का एक ओपन ट्रेड फेयर होता है। इसमें लोग पेपर की या अलग अलग तरीके की नावें बना के और उनको अपने आसपास की नदियों में, स्पेशली महानदी या जो ब्राह्मणी रिवर है उसमें उन नावों को छोड़ा जाता है। ये बताया जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो ऐसे करके साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है उसकी तरफ जाया करते थे। कोई पॉन्ड में भी छोड़ देते हैं, जो आपके लेक्स होते हैं आसपास में, वहां पे भी उन नावों को छोड़ा जाता है। इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी बड़ा एक ट्रेड फेयर लगता है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अगस्त्य मुनि के बारे में। ही वॉज अ रिवर्ड इंडियन सेज ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है ना, काफ़ी बड़े संत रहे हैं, श्रद्धेय रहे हैं। ठीक है, इन द इंडियन ट्रेडिशन ही इज अ नोटेड रिक्लूस एंड एन इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर। मतलब कि जो होते हैं ना एकांतवादी, जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, वो उनको यहाँ पे माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और डाइवर्स लैंग्वेज का उनको यहाँ पे ज्ञान था। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, जब सेंट अगस्त्या पे क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन में ये डाइवर्स लैंग्वेज वाला टॉपिक यहाँ पे डाला जा सकता है कि उनको डाइवर्स लैंग्वेजेस का ज्ञान था, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो साउथ साइड में हमारे सेंट हुए वो साउथ तक सीमित रहे, आमतौर पे देखते हैं। वैसे तो काफ़ी रहे जो ऊपर नीचे गए, और जो नॉर्थ के हैं वो नॉर्थ में सीमित रहे, लेकिन इनका ऐसा नहीं था। इनकी जो ये और जो इनकी वाइफ थी लोपामुद्रा, लोपामुद्रा क्या थी, प्रिंसेस थी विदर्भा की। ये यहाँ पे सेलिब्रेट भी किए जाते हैं कि इन्होंने काफ़ी सारे जो हिम्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। कहाँ पे लिखे हैं वो हिम्स? वो है आपका संस्कृत टेक्स्ट ऋग्वेदा में और कुछ अदर वैदिक लिटरेचर में। तो दूसरा पॉइंट इसके ऊपर भी डेफिनेटली बन सकता है। नाउ अगस्त्या इज द फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन। सिद्धा मेडिसिन का फादर इनको बोला जाता है। इस पे भी एक पॉइंट डेफिनेटली बनेगा जब क्वेश्चन आएगा तो, और इस साल क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सिद्धा मेडिसिन एक हमारी यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं नेचुरल जो मेडिसिन की जो पद्धति है उसको बोलते हैं सिद्धा मेडिसिन। काफ़ी ज़्यादा लोग उसको अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। समवट सिमिलर टू, थोड़ा बहुत सिमिलर टू आयुर्वेदा, हमारी नेचुरल मेडिसिन प्रैक्टिस ये या पैथ इसको बोला जाता है। अब इनको यहाँ पे जो हमारे सप्त ऋषि हम जिनको बोलते हैं, जो टोटल 7 ऋषि जिनको माना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, उनमें भी ये इंक्लूडेड है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद करना है। एक और इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट इनके बारे में जो है वो है कि ऋग्वेदा रेफर करता है कि जो अगस्त्य ऋषि है इनका जो जन्म है वो हुआ था एक कुंभा में, जार में। मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी इनको यहाँ पे माना जाता है कि इनका जन्म शायद उस समय पे ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे थी और उस तरीके से इनका जन्म हुआ था। वैसे भी काफ़ी सारे टेम्पल्स में टेस्ट ट्यूब बेबी के उस समय के ये सैंपल इस तरीके के देखे जा सकते हैं। कुछ ऐसी फिगर्स स्कल्पचर हमारे पास हैं। ठीक है, देन रिवर्ड एज वन ऑफ द तमिल सिद्धार इन द शैविज्म ट्रेडिशन। तमिल सिद्धार का मतलब क्या होता है? जिन्होंने सिद्धि पाली है, जिनको यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पावर मिल गई है। और वो स्पिरिचुअल पावर किस चीज़ के लिए? शैविज्म ट्रेडिशन, मतलब कि शिव को अपनी इसी प्रेजेंट फॉर्म में शिव के दर्शन करने के लिए या उनको फील करने के लिए जिन्होंने सिद्धि पाली है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ये इन्होंने इन्वेंट की है अर्ली ग्रामर ऑफ ओल्ड तमिल लैंग्वेज, जिसका नाम है अगत्याम। अब साउथ में जो सेंट अगस्त्या है इनका जो नाम है साउथ में वो है अगत्यार। अब इन्होंने जो फर्स्ट संगम असेंबली हुई थी ना, जो फर्स्ट संगम हुआ था बेसिकली तमिल पोइट्स का, उस समय पे इन्होंने कंपाइल की थी अगत्याम, जो कि एक तमिल ग्रामर है बेसिकली। तो और इनका नाम वहाँ पे अगत्यार के नाम से जाना जाता है। और इनके टोटल 12 डिसाइपल्स थे, उनके सामने इन्होंने ये किया था। ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे राइट साइड में मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, देन द मनी मेकलई ऑल्सो मेंशंस हिज मिरेकुलस बर्थ फ्रॉम अ जार। जो मनी मेकलई हमारा टेक्स्ट है वो भी ये बताता है कि जो इनका जन्म हुआ है वो एक जार से हुआ था, एक कुंभा में हुआ था। ठीक है, वही टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कॉन्सेप्ट। और ये चोला किंग से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। नाउ अपीयर्ड इन महाभारत एंड रामायण 2। जो हमारे टेक्स्ट है, हमारे स्क्रिप्चर है पुराने टाइम के, जो महाभारत है और रामायण में है, उनमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा डीपली जिक्र किया गया है। नाउ सिमिलर क्वेश्चन इन पास्ट ईयर्स। पास्ट कुछ सालों में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा 2021 में भावाभूति के बारे में, जिन्होंने उत्तर रामचरिता लिखी थी।
उनके ऊपर भी क्वेश्चन इसी तरीके से आया था। देन आपने यहाँ पे पाणिनि और अमर सिम्हा वाला क्वेश्चन भी देखा होगा, 2019 या 20 में आई थिंक आया था, तो वो भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, उनके बारे में भी पार्लियामेंट में जिक्र हुआ था। वेरी सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट योग वशिष्ठा। योग वशिष्ठा जो हमारा एक टेक्स्ट है, एक जो संहिता है बेसिकली, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है अगत्याम के ऊपर काफी ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। ये सारी चीजें हमारी कृष्णा रेड्डी, उपिंदर सिंह और सारे ही इंटरनेट आर्टिकल्स में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इनको यूजुअली कवर नहीं किया जाता है, तो इन पे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इनको याद रखना है, बड़ा सिंपल चीजें हैं सारी की सारी और यूनिक भी हैं। नाउ व्हाट इन न्यूज, क्या है न्यूज में? एमओडब्ल्यू। एमओडब्ल्यू मतलब कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जो यादाश्त है, क्या है वो, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये यूनेस्को लिस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इंडियाज डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज से रिलेटेड है, मतलब कि इंडिया का जो लिटरेचर है या भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सारे जो लिखी हुई चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड है, उस हेरिटेज से रिलेटेड। वाई इन न्यूज़, हमारे कुछ ऐसे यहाँ पे लिटरेचर है या हमारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी लिस्टिंग हुई है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डॉक्यूमेंट्स में यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 5 to 6 टाइम्स, ये न्यूज़ में रहा है, ये कुछ सालों पहले हो चुका है, लेकिन ये न्यूज़ में काफ़ी बार आता रहा है। प्रोबेबिलिटी इन एग्जाम क्या है? गुड। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। नाउ द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एमओडब्ल्यू प्रोग्राम इज अ यूनेस्को इनिशिएटिव। ये यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है। क्यों? ये एक फंडामेंटल प्रीमाइस पे बेस है। ये बोलता है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हेरिटेज है वो सिर्फ एक कंट्री का हेरिटेज ना होके पूरी दुनिया का हेरिटेज है, ठीक है ना। बिलोंग्स टू ऑल, सबको वो बिलोंग करता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको प्रिजर्व करेंगे। तो इंडिया ने उसके ऊपर रिस्पोंड करते हुए अपने यहाँ से टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया है इस लिस्टिंग में डालने के लिए। तो उसमें से जो फ्यू फेमस है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला है द गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। ये यहाँ पे जो बर्च बाक होती है, जो पेड़ के बाक होते हैं बर्च पेड़ की, उसके ऊपर ये लिखी गई है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और ये इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि इनमें से कौन से टेक्स्ट यहाँ पे कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बन सकता है। तो गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट्स बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नाउ पिछली बार एक क्वेश्चन आया था 2022 में अवादाना शताका या फिर अवादाना जताका वाला, वो भी ऐसा ही था। अगर आपको सिर्फ इतना पता होता उस क्वेश्चन में कि अवादाना शताका या जताका एक बुद्धिस्ट हमारा लिटरेचर है, तो उस क्वेश्चन को आप यूं सोल्व कर सकते थे सेकंड्स के अंदर, ठीक है। नाउ विमल प्रभा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो संस्कृत में लिखा गया है। इसमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा का जिक्र किया गया है, उनसे रिलेटेड ये हमारा एक टेक्स्ट है। देन उसके बाद है मैत्रेय व्याकरण। मैत्रेय व्याकरण 10th सेंचुरी का ये टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट है। ये भी आपको ये याद रखना है, बस इतना ही। और ये कोई चीज़ें इतनी टफ नहीं है, आप सोच रहे होंगे काफ़ी टफ है, इनको हम कैसे याद करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इजी है, जस्ट आप इनको जब पढ़ेंगे 2-3 बार तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। ऋग्वेदा एंड शिवा आगमस या फिर आगम्स, तो जो ऋग्वेदा है उसको भी सेंड किया गया, और जो शिव आगम्स हैं मतलब कि वो आगम्स जिसमें फिलोसॉफिकल डिस्कशंस किए गए हैं ट्रेडिशंस के बारे में और योगा के बारे में, वो जो हमारे आगम्स हैं या आगमाज हैं शिवा भगवान से रिलेटेड, उनको भी यहाँ पे भेजा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। देन शांतिनाथ चरित्रा, ये जो शांतिनाथ चरित्र है ये एक जैन टेक्स्ट है और इसको भी यहाँ पे भेजा गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद है तारिक एक खानदान ए तिमूरिया, मतलब कि तैमूर जो यहाँ पे एक शासक था, जो इन्वेडर था, उसका जो पूरा खानदान है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। मतलब कि मंगोल्स एंड देन मुगल्स के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। तारिक एक खानदान ए तैमूरिया, ठीक है, इजी है। तो ये यहाँ पे भेजा गया है। ये अकबर के टाइम पे करीब 22 साल में तैयार किया गया था पूरा का पूरा, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर आप एक यूनिक चीज़ देखते हैं तो इस टॉपिक में टोटल ऐसे हमारे जो रिलीजन है, जो मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया है, बुद्धिज़्म भी है, उसमें हिंदुइज़्म भी है, इस्लाम भी है और जैनिज़्म भी है। सबसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है डायरेक्टली कि इनमें कौन सा किससे रिलेटेड था, और ये क्वेश्चन तो अब हर साल आ ही रहे हैं, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या ही बनेगा।
देन एक ऐसा भी डॉक्यूमेंट है जो भेजा गया था लेकिन जिसको इंक्लूड नहीं किया गया, वो है एक 12th सेंचुरी हमारा संस्कृत ट्रीटाइज है किंग सोमेश्वरा थ्री ऑफ वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के, उनकी यहाँ पे ये संस्कृत ट्रीटाइज है। इनको किस नाम से और जाना जाता है, तो वो है मानाशालोसा और अभिलाषी तार्था चिंतामणि, इस नाम से इनको जाना जाता है। इनको भी भेजा गया था। इनमें बात किस बारे में बात की गई है, प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक एंड इट्स प्लेस इन सोसाइटी की, भाई जो म्यूजिक है उसकी प्रैक्टिस और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी की में, उसके बारे में। लेकिन इनको इंक्लूड नहीं किया गया यूनेस्को के द्वारा, बाकी सबको कर लिया गया। देन सिमिलर क्वेश्चन इन पास्ट ईयर्स, क्या क्वेश्चन आया है सिमिलर वो देखते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन एंशिएंट मिडिवल लिटरेचर एंड देयर राइटर स्कॉलर्स, आपको याद होगा ना, वही अगेन नेति पकराना के ऊपर, ठीक है, आपका त्रिषष्टि लक्ष्य जो महापुराण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये इन सारे चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया अवधाना शक्ता वाला। और उसी से जस्ट पिछली साल 2021 में यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे से रिलेटेड, या जो बांग्ला लैंग्वेज है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब यूनेस्को किसी न्यूज़ में होता है ना, और यूनेस्को से रिलेटेड कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है जो फेमस हो जाती है और हमारे सभी मैगजीन्स वगैरह में आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं आती इन मैगजीन्स वगैरह में, वहीं से यूजुअली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी सिंपल था, ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। नाउ 4th नंबर पे है व्हाट इन न्यूज़, क्या है न्यूज़ में, गवर्नमेंट रिकॉग्निशंस, बिल्डिंग ऑफ पाइका मेमोरियल एंड डिस्कशन इन राज्यसभा। मतलब कि जो पाइका रिबिलियन है, जो पाइका विद्रोह जिसको बोलते हैं, वो न्यूज़ में रहा है काफ़ी ज़्यादा। सरकार में उड़ीसा और जो भारत सरकार है उसके बीच में काफ़ी डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है, और पाइका जो रिबिलियन थी, विद्रोह था, उससे रिलेटेड मेमोरियल बनने के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें चर्चा में रही। फ्रीक्वेंट डिस्कशन करे जा रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर, 8 से भी ज़्यादा बार ये प्राइम न्यूज़ में रहा है। प्रोबेबिलिटी एग्जाम में गुड है या फिर हाई भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जो उड़ीसा कम्युनिटी है वो डिमांड करती है कि 1817 की जो ये रिबिलियन थी ना, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाए, ना कि 1857 जो रिबिलियन है 1857 की क्रांति, उसके जगह इसको बोला जाए, ठीक है। नाउ अगेन वही वाली बात आती है उड़ीसा वाली। उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, उस समय पे कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे शुरू से ही। अब उड़ीसा ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है क्योंकि वहाँ से फिर पूरे इंडिया के रिवर रूट भी जुड़ते हैं। इसी के चलते हुए होता क्या है कि एक यहाँ पे इसको माना जाता है वन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। काफ़ी बड़ी पॉपुलर मतलब कि पूरी पब्लिक के द्वारा की जाने वाली एक अपराइजिंग, ठीक है। अब जानते हैं पाइक्स के बारे में। पाइक्स ऑफ उड़ीसा जो है, जो ये एक कम्युनिटी है, लोग हैं जिनको पाइक्स बोलते हैं उड़ीसा के, ये क्या है, ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया, बेसिकली ये किसान हैं। इनको ज़मीनें दी गई वहाँ के शासकों के द्वारा यूज़ करने के लिए, खेती करने के लिए, और ये उन शासकों के फुट सोल्जर के तौर पे भी काम करते रहे, मतलब कि उनकी एक छोटी सी कह लीजिए आर्मी के तरीके से काम करते रहे। इन्होंने उस समय पे उन राजाओं के शासन के टाइम पे इंजॉयड रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स, मतलब कि इनको हेरिडेटरी या वंशानुगत लैंड दिया जाता था राजाओं के द्वारा। ये उसको बोते थे, उसमें फसल उगाते थे, उसको यूज़ करते थे, और अपनी मिलिट्री सर्विस का उसमें यहाँ पे मिलिट्री सर्विस के बदले में उनको ये मिलता था राजा के द्वारा, ठीक है ना। और जो ये पुलिसिंग फंक्शन करते थे उसके लिए, ठीक है। इंग्लिश कंपनीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा इन 1803, अंग्रेजों ने उड़ीसा को कॉन्क्वेस्ट कर लिया 1803 में। कॉन्क्वेस्ट क्यों हुआ था, ट्रेडिंग के लिए, पोर्ट्स के चलते हुए, ठीक है। जब यहाँ पे जो राजा थे उस समय के खुर्दा के, उनको डिथ्रोनमेंट हुआ, मतलब कि उनको जब राजगद्दी से हटाया गया, तो होता क्या है, उसकी वजह से जो पाइक्स की जो प्रेस्टीज थी ना इन लोगों की, क्योंकि भाई ये राजाओं से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, ये राजाओं के लिए पुलिसिंग का काम करते थे, मिलिट्री का काम करते थे, और उसके बदले में राजा इनको लैंड दिया करते थे, ठीक है। तो इनकी पावर, जैसे ही राजा गए तो इनकी जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुई। उसके चलते हुआ क्या, अंग्रेजों ने यहाँ पे अपनी एक्सटोर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लगाई, जो पूरे इंडिया में चलती थी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की, लैंड रेवेन्यू की उगाही बेसिकली, है ना।
तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एक रिसेंटमेंट है, एक नाराजगी है, वो इन सभी जमींदार्स के बीच में और इन सभी जो पीसेंट्स हैं पाइक कम्युनिटी के, इनके बीच में हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा उससे परेशान हो गए। नाउ होता क्या है, जो नमक का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है उस समय पे, काफ़ी ज़्यादा उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। अबोल्यूशन ऑफ काउरी करेंसी हो जाता है। काउरी करेंसी क्या होती है, जो सी स्नेल्स होते हैं ना, छोटे छोटे स्नेल्स जो होते हैं समुद्री, उनके जो शेल्स होते हैं उनको पहले करेंसी के तौर पे, सिक्के के तौर पे यूज़ किया जाता रहा है बहुत पुराने समय से, और ये इंडियन ओशन के जो रीजन है सारे, उनमें तो काफ़ी ज़्यादा चलता रहा। तो ये करेंसी उस समय पे चलती थी। अंग्रेजों ने इस करेंसी को बंद कर दिया कि ये जो करेंसी है ये हम लैंड रेवेन्यू के तौर पे नहीं लेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे चांदी या अलग किसी मेटल में हमारे सिक्कों के तौर पे या जो भी है लैंड रेवेन्यू के तौर पे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी है वो उभर के आती है, बख्शी, या जिनको इस तरीके से इस स्पेलिंग से भी जाना जाता है। यूपीएससी कई बार स्पेलिंग में गड़बड़ करके और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये क्या थे, ये मिलिट्री चीफ थे। किसके, जो राजा ऑफ खुर्दा थे ना, जिनको हटाया गया था अंग्रेजों के द्वारा राजगद्दी पे से, उनके ये मिलिट्री चीफ थे, ठीक है, उनकी पूरी फोर्सेस के। तो होता क्या है, 1814 में जगबंधु का जो एंसेस्ट्रल एस्टेट था, मतलब कि जो उनकी सैकड़ों या हजारों एकड़ जो भी जमीन थी, जो एक बड़ा एस्टेट था, वो यहाँ पे किला रोरांग में जो था उसको कंपनी अपने कब्जे में ले लेती है। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने कब्जे में ले लेती है और उनको यहाँ पे पेंशन पे रख लेती है। जैसे आपने देखा होगा, इंग्लिश जो थे वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सभी राजाओं के साथ या जो बड़े जमींदार थे उनको पेंशन दिया करते थे और उनके चीज़ों पे कब्जा कर लिया करते थे। ओके, नाउ द स्पार्क वॉज लाइटेड, ये जो युद्ध है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। बाय द अराइवल ऑफ अ बॉडी ऑफ खोन्स फ्रॉम गुमसुर इनटू द खुर्दा टेरिटरी इन मार्च 1817। होता क्या है, खोन्स या फिर जिनको कंधाज बोला जाता है, जो हमारे यहाँ पे एक ट्राइब है, उनकी करीब 400 लोगों की एक पूरी की पूरी टीम आ जाती है और वो यहाँ पे गुमसुर में एंटर करती है। और जैसे ही उनको ये देखते हैं, पूरी जो पाइक कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर भी जोश आ जाता है और वो दोनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं मार्च 1817 के आसपास के टाइम पे, ठीक है। द रिबिलियन केम टू बी नोन एज पाइका विद्रोह, इसको पाइका विद्रोह के तौर पे जाना जाता है। जगबंधु डिक्लेयर करते हैं आउटलो, मतलब कि यहाँ पे कोई नियम नहीं माना जाएगा। अलोंग विद अदर रिबल्स वो शेल्टर्ड बाय द राजा ऑफ नयागढ़, और इनको बाकी के रिबल्स के साथ ही किस राजा के द्वारा यहाँ पे शेल्टर दिया गया, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम बनाया गया, वो था राजा ऑफ नयागढ़। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके याद करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफर्ड, काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड दिए गए अंग्रेजों के द्वारा लोगों को, जो आम जनता थी उनको, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने अपने इन लीडर्स को, अपने जो मिलिट्री को लीड कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ पूरी रिबिलियन को, उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं खोली, अपना मुंह नहीं खोला, उनके बारे में कुछ भी लीक नहीं किया। देन द पाइकर रिबेल्स रिजोर्टेड टू गोरिल्ला टैक्टिक्स, इन्होंने गोरिल्ला जो टैक्टिक होती है जो वॉरफेयर की, उसको इस्तेमाल किया, ये भी आपको याद रखना है। द रिबिलियन वॉज ब्रूटली रिप्रेस्ड बाय 1818 तक इस पूरी रिबिलियन को पूरी तरीके से दबा दिया गया। प्रीस्ट्स एट द पुरी टेम्पल, जो पुजारी थे पुरी टेम्पल को, जिन्होंने यहाँ पे जगबंधु को शेल्टर किया गया था, उनको पकड़ा गया और उनको हैंग कर दिया गया। नाउ ये जो इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं ये आपके लार्जली मेंस के लिए है, क्योंकि मेंस के ऊपर इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है इस बार, ठीक है। प्रीलिम्स के जो पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बता दिए हैं कि भाई ये कौन थे, ये लैंडेड मिलिशिया थे, ठीक है ना, और ये राजा ऑफ खुर्दा के बारे में मैंने आपको बता दिया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है और इनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। नाउ ये जो पाइका रिबिलियन थी ना, ये सक्सीड हुई काफ़ी ज़्यादा। वैसे सक्सीड क्यों हुई, जब इन्होंने इतना ज़्यादा अंग्रेजों का विद्रोह किया तो दोबारा ऐसा विद्रोह ना हो उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, लार्ज रेमिशंस दे दिए एरियर्स पे, मतलब कि माफ़ी दे दी, जो बकाया था इन किसानों का, जो इनको देना था अंग्रेजों को, उस पर काफ़ी ज़्यादा माफ़ी दे दी गई। लैंड असेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन कर दी गई। सस्पेंशन ऑफ द सेल ऑफ द एस्टेट्स ऑफ डिफॉल्टर एट डिस्क्रिशन, मतलब कि अगर आप डिफॉल्टर है, अगर आप लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपका जो एस्टेट है या जो आपका लैंड है उसको बेच दिया जाएगा, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे उसको सस्पेंड कर दिया गया, उस प्रैक्टिस को, आपकी ज़मीन आपके पास ही रहेगी। अ न्यू सेटलमेंट ऑफ फिक्स्ड टेन्योर्स वो यहाँ पे शुरू कर दी गई, ठीक है ना। नाउ
मुकुंद देवा एंड दीनबंधु संतरा वर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ पाइका रिबिलियन। इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 3-4 कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरीज का नाम लेके और फिर पूछा जा सकता है, जैसे आजकल न्यूज में क्या है, अहोम किंगडम, ठीक है ना, अहोम किंगडम की जो मुगल्स के साथ लड़ाई हुई थी वो, और जो यहाँ पे पाइका रिबिलियन हुई थी, ठीक है, उन दोनों के किसी लीडर्स को, 3-4 लीडर्स के नाम को मिक्स कर दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से पाइका रिबिलियन से रिलेटेड थे। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है। सिमिलर क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा गया। तो हिस्ट्री रिलेटेड जब डिबेट होती है ना पार्लियामेंट में, मैंने आपको बताया 64 योगिनी टेम्पल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था पिछली साल 2021 में, तो उसमें यहाँ पे 64 योगिनी के बारे में पूछा गया क्योंकि वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था, क्योंकि हमारा नया पार्लियामेंट बनने की बातें उस समय पे सारी चल रही थी 2020 के आसपास में, ठीक है। देन यहाँ पे पाणिनि, कालिदासा और अमर सिम्हा के बारे में एक डिस्कशन हुआ था राज्यसभा में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया उसी साल। देन यहाँ पे एक जो उलगुलन है जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, उस पर भी क्वेश्चन आया। जैसे उनका उलगुलन था वैसे ही यहाँ पे पाइका रिबिलियन हुई, तो ये आपको याद रखना है। नाउ एक और एग्जाम्पल आपके सामने है सैंपल के तौर पे। व्हाट इन न्यूज, क्या है न्यूज में, टेलीग्राफ काफी ज्यादा न्यूज में है। टेलीग्राफ होता क्या है, सबसे पहले ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जो विया वायर जाते हैं, संदेश कहीं भी भेजे जाते हैं। एडिटोरियल इन इंडियन एक्सप्रेस इसके बारे में छपा, टेलीग्राफ के बारे में 3 बार ये टोटल न्यूज में रहा। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी इसकी भी काफी ज्यादा अच्छी है और इससे रिलेटेड कुछ बातों की वो आप सुनिए। सी, टेलीग्राम प्लेड द पिवोटल रोल इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। पिवोटल रोल मतलब कि जो पूरी तरीके से किसी चीज़ की दिशा बदल दे, है ना। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की दिशा है वो बदल दी थी टेलीग्राफ ने। हुआ क्या कि अंग्रेजों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की टेलीग्राफ ने, कैसे जो गवर्नर जनरल थे और अदर ऑफिसर्स ऑफ इंडिया थे उनकी लिमिटेशन हट गई। अब वो ब्रिटिश में अपने बैठे हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में या भी जो उनकी बॉडी हुआ करती थी उनसे डायरेक्टली बात कर सकते थे। पहले किसी भी संदेश को यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन में पहुंचाने के लिए जितना भी टाइम शिप पे लगता था उतना सारा टाइम लगता था। मतलब कि अगर 8 दिन लग रहे किसी शिप को वहां पहुंचने में, तो 8 दिन में वो संदेश वहां पे पहुंचेगा। मतलब कि लेट कम्युनिकेशन होती थी। मान लीजिए यहाँ पे कोई विद्रोह हो गया तो उसकी कम्युनिकेशन, उसका क्या उनको मीन्स उस पर रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए वो अगर वहां पे लेटर भेजेंगे तो वो 8 दिन में वहां पे पहुंचेगा, है ना। टेलीग्राफ की वजह से क्या हुआ कि तुरंत कुछ मिनटों में, घंटों में ये चीज़ें वहाँ पे पहुँचने लगी डायरेक्टली, ठीक है। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो सबसे पहले इंडिया में शुरू करी गई थी वो करी गई थी 1851 में। आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है 1853 और 51 के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन थी इंडिया में वो कब हुई थी, तो वो 1851 में हुई थी, कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर के बीच में, जो कि अंग्रेजों की उस समय पे मेन सेटलमेंट्स हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको यूज़ किया करती थी। लेकिन 2 सिटीज़ के बीच में जो पहली लाइन हुई थी, दूर की बड़ी लाइन, वो थी कलकत्ता और आगरा के बीच में, जो 1853 में हुई। फिर 1854 में 1854 में कलकत्ता को लिंक कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास से विया टेलीग्राफ नेटवर्क, ठीक है। नाउ लॉर्ड जो डलहौजी थे उनके टाइम पे ये हुआ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पैसेंजर ट्रेन्स को रेलवेज में, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को और यूनिफॉर्म पोस्टल सिस्टम पूरे एक इंडिया के लिए। और उन्होंने इसको क्या बोला, 3 ग्रेट इंजन्स ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट। हालांकि इससे इंप्रूवमेंट तो ज़्यादा ब्रिटिशर्स की ही हुई, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बात बोली, तो ये आपको याद रखनी है। देन टेलीग्राफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज ओपनड इन 1865। जब ये टेलीग्राफ यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ तो फिर अभी तक तो हुआ क्या कि पहले उन्होंने अपने ही कुछ सेटलमेंट्स के बीच में की, कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में। देन उन्होंने कुछ सिटीज़ के बीच में की, फिर इंडिया से उसको इंग्लैंड में कन्वर्ट कर दिया। और ये 1865 में हो गया। कहाँ से, पर्शियन गल्फ जो है वहाँ से एक लाइन बिछाई गई तारों की, पूरी इंडिया से लेके इंग्लैंड तक, ठीक है, ओवरलैंड। उसके बाद फिर इनिशियली बाय ओवरलैंड, तो ये पूरा जो ओटोमन एम्पायर है उसमें से होके निकलती थी, ठीक है ना। और फिर देन यूरोप में लेटर इस पूरी की पूरी केबल को समुद्री जहाज़ों की मदद से, जो सुएज कनाल है जो इजिप्ट के यहाँ से निकलती है, उस कैनाल में से पूरा का पूरा पानी में से ही भेज दिया गया है, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर से। नाउ ईयर 1853 और भी कुछ चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1853 में इनमें से कौन सी 4-5 चीज़ें हुई थी। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस है। तो क्या है, ओपनिंग ऑफ फर्स्ट रेलवे इन इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू थाना, पहला। दूसरा, लेइंग ऑफ टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा, वो मैंने आपको बता दिया। एनेक्सेशन ऑफ नागपुर एंड झांसी 1853 में हुआ था। सीजन ऑफ बेरार, मतलब कि
बेरार के जो निज़ाम थे उन्होंने इंग्लिश को अपना जो पूरा जो स्टेट है उसको असाइन कर दिया था। ये यहाँ पे इनके टाइम पे हुआ था। रिन्यूअल 1853 के टाइम पे रिन्यूअल ऑफ द कंपनीज चार्टर, मतलब कि जो कंपनी का चार्टर है, जो पूरा अधिनियम था, उसको रिन्यू किया गया था 1853 में। और जो एंट्रेंस थी इंडियन सिविल सर्विसेज की, वो ओपन कर दी गई कंपटीशन के लिए कि कोई भी आके कॉम्पीट करके पेपर देके आईसीएस में ऑफिसर बन सकता है। तो इसके ऊपर हालांकि हाल फिलहाल में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड एज सच पूछे नहीं गए हैं। देन अब यहाँ पे आप सैंपल में देखेंगे, अभी तक आपने कुछ बड़े टॉपिक्स देखे जो ठीक ठाक साइज के थे। अब आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे भी करंट अफेयर्स हैं जो बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में होते हैं, वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, और वहाँ से डायरेक्ट हमारे आंसर आते हैं। जैसे कि पिछली बार हमारे जो 2 क्वेश्चन स्पेशली प्रीलिम्स के लगे, टोटल 3 लगे थे सिर्फ 2 से 3 घंटे के कोर्स में। जो 2 क्वेश्चन थे धोली वाला और जोगाड़ा वाला, वो वाला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन जो हमारा गोवा लिबरेशन का था, वो ऐसे ही छोटे क्रिस्प इनमें से डायरेक्टली लगे थे। सबसे पहला है जो दुर्गा पूजा होती है कोलकाता में, वो एक लार्जेस्ट कल्चरल कार्निवल है पहली बात तो, और एक स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल के तौर पे उसको जाना जाता है। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्प है, सीधा है, बस याद हो गया आपको। देन उसके बाद है तमिल थाई वजाथू। ये क्या है? इसको डिक्लेयर किया गया है तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग के तौर पे। अब ना इसके ऊपर भी क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। इट वॉज पेन्ड बाय मनोन मनियम सुंदरनार, ठीक है ना। एज पर दी ऑफिशियल रिलीज इसको 55 सेकंड तक गाया जाना है, और जिस राग में गाया जाएगा वो है यहाँ पे मलाई पन्नी रागम या फिर मोहन रागम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा अखबारों में रही, द हिंदू में भी रही, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कलक आचार्य कथा, क्या है ये कलक आचार्य कथा? कथा मतलब किसी की स्टोरी। किसकी स्टोरी? कलक आचार्य की। कौन थे ये एक जैन मुनि थे। श्वेतांबर स्कूल ऑफ जैन जो है पंथ है, वहां से ये बिलोंग करते थे। इनका नाम था कलक। ओके, इन्होंने जो शीथियंस थे, जो शका रूलर्स थे, उनकी मदद लेके अपनी बहन को बचाया था। इन्होंने एक राजा को हराया था। किसको? कलक वॉज एबल टू डिफीट द किंग ऑफ उज्जैनी। उज्जैनी के जो राजा थे उनको हरा के, और अपनी जो इनकी बहन थी, सिस्टर थी, उसको वहां से रेस्क्यू किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन देशेर कथा वगैरह के ऊपर भी 2020 में पूछे जा चुके हैं। देन यक्षगान डांस, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ये एक फेमस डांस है और ये यूनिक है। क्यों? इसमें हार्ड होता है ये आइडेंटिफाई करना कि ये मेल है या फीमेल है रोल में, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो मेकअप है, जो कॉस्ट्यूम है, जो बॉडी लैंग्वेज है, और यहाँ पे जो वॉइस चेंज की जाती है मैस्कुलिन टू फेमिनिन, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है ये पता लगाना कि सामने जो है परफॉर्म करने वाला वो किस जेंडर से बिलोंग करता है। तो ये आपके सामने सिर्फ एक सैंपल था। दिस इज़ अ सैंपल ओनली एंड नॉट अ कंप्लीट PDF। हमने आज आपको बताया हम किस तरीके से न्यूज़ को कवर करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपको नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली हमने कौन से मेथड को यूज़ किया, उसके कुछ रीजंस हैं, लेकिन यहीं से इन 300 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, और जितने भी टोटल करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 90% क्वेश्चंस आप इजीली डायरेक्टली सोल्व कर पाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है, और ये हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है और हमारा बिलीफ है, क्योंकि हमारी रिसर्च उस तरीके की है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी राय है, कोई ओपिनियन है, और आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर हमारी ऐप पे देख रहे हैं, अगर ऐप पे देख रहे हैं तो चैट में जाके आपकी जो भी राय है वो आप बता सकते हैं, डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी कोई भी ओपिनियन या सजेशन दे सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।